अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। शाहजेब का कत्ल शाहरुख जतोई जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में 7 से 8 माह हो गए हैं, जेरे इलाज रहा है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं शाहरुख जतोई कौन है। कमरुल इस्लाम अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं कि शाहरुख जतोई को कमर की तकलीफ के 22 अस्पताल लाया गया था। अब नाज़रीन, हम अपने सियासतदानों के बारे में तो ये सुनते रहते हैं कि उनको तकलीफ हो जाती है और फिर उसके बाद वो जेलों के बजाय अस्पतालों में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कातिल है जिसकी कमर में तकलीफ है और उसको ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि 7 से 8 महीने वो जेल के बजाय अस्पताल में जेरे इलाज रहा है। आज सुबह 10 बजे शाहरुख को डिस्चार्ज किया गया, जबकि मुजरिम के लिए 3 वक्त का खाना घर से लाया जाता था। अस्पताल के कमरे में बेहतरीन बिस्तर, मेहमानों के लिए वहां पर सोफे मौजूद थे, बड़ी LED तक लगाई हुई थी ताकि मौसूफ को एंटरटेनमेंट भी मैसर रहे। हुकूमत सिंध पर शाहरुख जतोई पर मेहरबानियों का इल्ज़ाम लगता रहता है। अब भी सवाल यह है कि अगर उसे कमर में तकलीफ थी तो जिना या सिविल अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? शाहरुख जतोई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी किसने है? क्योंकि महकमा दाखिला के ज़राए वो ऐसा बता रहे हैं कि शाहरुख जतोई को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी है और ये इख्तियार जेल इंतज़ामिया का है। शाहरुख जतोई को सिंध के इंतहाई बाअसर मुजरिम इन्हें कहा जाता है, जिसने 2012 में तल्ख कलामी पर शाहजेब को डिफेंस में कत्ल कर दिया था। 2013 में नाज़रीन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 2 को उम्र कैद की सज़ा देने का हुक्म दिया था। 2017 में जब शाहजेब खान के वालिदैन ने कसास और दियत के कानून के तहत सुलहनामे के बाद मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इस मुकदमे में मुलव्वस 4 मुजरिमान को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। और फिर 2019 में शाहरुख जतोई समेत 2 मुजरिमान की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। और आपको याद होगा कि जब इसको सज़ा सुनाई गई थी, उसने विक्ट्री का निशान बनाया था, तो वो शायद विक्ट्री का निशान आज का दिन देखने के लिए ही था कि स्टेट भी इन्वॉल्व हो गई इस केस में। पहले सजाए मौत, फिर उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल का ये आलम है कि अस्पताल में LED स्क्रीन भी मौजूद, बैठने के लिए सोफे भी मौजूद, काउच भी मौजूद, ताकि एंटरटेनमेंट का सामान मैसर रह सके। बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ भी हैं आज मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन ये वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिससे आगाज़ किया है मैंने प्रोग्राम का। मुदस्सिर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। ये ज़रा ये शाहरुख साहब को जो प्रोटोकॉल, माफ़ कीजिएगा, जो इलाज मालिजा मिल रहा था, कब से किसकी इजाज़त पर ये यहाँ पर आए थे? बिल्कुल किरण, शाहरुख जतोई 5 मई दोपहर 1:05 पर जो है यहाँ पर एडमिट हुए थे। निजी हॉस्पिटल है और ये बिल्कुल मारूफ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर इनका इलाज होता रहा है 8 माह तक। और शाहरुख जतोई जो है 18 फीट बाय 12 फीट के कमरे में रिहाइश पजीर थे। 7 सीटर यहाँ पर सोफा बेड है, यहाँ पर उनके लिए TV का बंदोबस्त किया गया था, छोटी फ्रिज भी मौजूद है, AC का बंदोबस्त किया गया था। ये तमाम सहूलियात शाहरुख जतोई को यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। और जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक कभी भी जो मुजरिम होता है उसको बगैर अदालती अहकामात के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। और अगर बीमारी की नौयत ऐसी हो, बहुत ज्यादा किसी किस्म की बीमारी हो, तो फिर उनको अदालती अहकामात पर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल इंतजामिया है, उनका ये कहना है कि तमाम कवायद के साथ जो है शाहरुख जतोई को लाया गया। हमारे पास मौजूद है कवायद, और जबकि उनकी बीमारी जो है वो बताया जा रहा है कि कमर दर्द। अच्छा मुदस्सिर, जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो आप जो कवायद की बात कर रहे हैं कि तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए शाहरुख जतोई को यहाँ पर लाए हैं, तो वो कवायद, वो सारी चीजें मौजूद थी इंतजामिया के पास? आपने ये इस प्राइवेट हॉस्पिटल से मांगने की कोशिश की? क्योंकि जब इतना हाई प्रोफाइल केस है तो ऑब्वियसली तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया हुआ है, तो सारी चीजें तो मौजूद होनी चाहिए इनके पास। किरण, बिल्कुल योमिया 15,000 रुपए जो लिए जा रहे थे कमरे के, वो एक ऐसा हॉस्पिटल जो बिल्कुल मारूफ भी नहीं है, वो कैसे हमें तमाम कवायद प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ ये उनका कहना है कि हमारे पास कवायद थे तो हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो अब वो जो मर्ज बताया जा रहा है वो भी ये बताया जा रहा है कि उनको कमर दर्द था। किरण, इस पूरे रूम में जबकि जो कमर दर्द वाले मरीज होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक बेड होता
मुजरिम को प्रोवाइड किया गया, जिस पर उन्होंने कत्ल किया था। तो अब ये देखना है कि इतनी परेशान कुन बात है। ये मुदस्सिर तकरीबन 3-4 घंटे तो हो गए ना इस खबर को आए हुए, ये खबर मुसलसल चलाई जा रही है, अभी हम बात भी कर रहे हैं इस पर। सिंध हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर। महकमा दाखिला कह रहा है कि जी हमारी तो नॉलेज भी ही नहीं है, हमारी इजाजत के बगैर ये हुआ है, क्योंकि ये इस्तेहकाक जेल इंतजामिया का है। तो सिंध गवर्नमेंट का अभी तक कोई वर्जन नहीं आया इस पर। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया सामने, और हमने भी कोशिश की महकमा से सिंध से राब्ता करने की कोशिश की, जबकि दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो किसी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो अभी तमाम चीजें जो ऑब्वियस हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो आम सुनने वाला आदमी। अच्छा मुदस्सिर, एक चीज और बताइएगा, ये जो आपने यहाँ तक जो इंक्वायरी की है, ये इनके पास कवाइफ तो मौजूद नहीं है इस प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है इस तरह के कोई हाई प्रोफाइल केसेस का या मुजरिमान को लेकर जाने का, उनको सरकारी अस्पतालों में लेकर जाया जाता है, और अगर वहां से कोई आपको रेकमेंड किया जाए कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो फिर उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। तो इस तरह का कोई लेटर, इस तरह के कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह इस हॉस्पिटल में मौजूद है इनके पास कि रेफर किया गया हो वहां से यहाँ पर? जी बिल्कुल किरण, हमें तो इस तरह की कोई कवायद सामने नहीं दिए गए हमें। सिर्फ उनके पास इनका ये कहना है कि हमारे पास कवायद थे तो हमने इनसे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सिंध में कोई भी मुजरिम, उसको या तो सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया जाता है या सिविल हॉस्पिटल में लाया जाता है। ये 2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इलाज किया जाता है मुजरिम का। और अगर कोई बहुत ज्यादा नौयत कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो फिर अदालती अहकामात पर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन सही कोशिश ये की जा रही थी हमारी तरफ से कि हम आईजी जेल खाना जात से जरा बात कर सकें, सिंध हुकूमत का वर्जन इसके ऊपर ले सकें कि आखिर ये मामला क्या है, ना आपकी नॉलेज में है ना आपके इल्म में है। पिछले 7-8 महीनों से ये खेल खेला जा रहा है, बीमारी का इलाज करवाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट खामोश है। इजाजत किसने दी है? यकीनन समा इसके ऊपर काम करता रहेगा और हकाइक मजीद भी नाज़रीन के सामने लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, साथ आप मौजूद। मैं अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ नाज़रीन। मरी का जो लर्जा खेज वाक़या हुआ है इस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन पिछले 3 रोज़ से इस वाक़े पर बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना इस वाक़े पर बात की जाए उतना कम है, क्योंकि मरी का ये वाक़या रूह पर लर्जा तारीख कर देने के लिए काफ़ी है। महसूस कीजिए नाज़रीन, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए वो स्याह रात, चारों तरफ हैबत तारी करते पहाड़ और उस पर अपनों की वो बेहिसी कि मासूम रोते बिलकते बच्चे, खुद गुमगू की हालत में बच्चों को संभालते माँ बाप, बुजुर्ग, नौजवान कड़कती सर्दी में गाड़ियों में बैठे अपनी मौत को आता देख रहे होंगे। और सयाहत का ये सफ़र ऐसा जाम हुआ कि सफ़र आखिरत बन गया। खूबसूरत सफ़र जब तारीख की बदतरीन रात बन चुकी, फिर रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ और इस सानहे ने हुक्मरानों से लेकर माफियाज तक के नकाब उलट डाले हैं। वाक़े से 2 दिन पहले तक वजीर तलात जिन महंगे किरायों को आम आदमी की खुशहाली और आमदन में इजाफे की जमानत बताकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मालूम हुआ नाज़रीन कि ये ना आमदन में इजाफा है ना खुशहाली की जमानत है, ये तो अवाम को ब्लैकमेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरने का तरीका है। अवाम ने वो इंकशाफात किए ना इस वाक़े के बाद कि जो सबके इल्म में तो था, लेकिन मुझे क्या वाली सूरत हाल थी। अवाम की बेबसी और ज़रूरत का भरपूर फ़ायदा इस सीज़न में भी उठाया गया। कमरों के किराए 50 से 70 हज़ार तलब किए गए। उबला हुआ अंडा 500 रुपये में बेचा गया। बर्फ़ में फंसी हुई गाड़ियों को धक्का लगाने, टायर्स पर चेन बांधने के 5-5 हज़ार रुपये तलब किए गए। अवाम की खुशहाली का ये आलम था कि पैसों की कमी के बाइस ख़वातीन के जेवरात तक होटल मालिकान को देने पड़े। इससे पहले भी नाज़रीन सयाहों से मारपीट, गुंडागर्दी, मुनाफाखोरी की खबरें रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस बार जब 23 लोग जानों से चले गए ना, तो वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। हुकूमत पंजाब ने मरने वालों के अहले खाना के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि महकमा मौसमियात जब 5 दिन पहले हैवी स्नोफॉल की प्रोडिक्शन कर चुका था, तो गाड़ियों के दाखिले पर डंके बजाने के बजाय उन्हें रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सयाहत को खुदा की रहमत और अपनी कामयाबी करार देने वाली हुकूमत को ये क्यों मालूम नहीं था कि वहां मुनाफाखोरी हो रही है, मुनाफाखोर सरगर्म है। मरने वाले और फंसने वाले रात भर बेचारे राबते करते रहे, मैसेजेस पहुंचाते रहे, इंतजामिया हरकत पे क्यों नहीं आई?
मशीनरी होने के बावजूद रास्ते क्यों नहीं खोले गए, बर्फ क्यों नहीं हटाई गई? सयाहों की आमद को अपनी कामयाबी करार देने वाली हुकूमत नाअहली की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है, या फिर नए पाकिस्तान की दीवारों पर यह दर्ज हो जाना चाहिए ये हुकूमत सो रही है भैया, अवाम अपनी हिफाजत खुद कीजिए। इस पर बात करने के लिए मुफ्ती इमरान बशीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं, खत्ताती कर्स बनाती हैं, राबी पीरज़ादा, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी। काफ़ी अरसे से हम इस पर मुनाफाखोरों के ऊपर मुसलसल बात कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, हमने तो इस पर कैंपेन्स चलाई हैं सर। मरी में जो कुछ होटल मालिकान के हवाले से बातें की जा रही हैं, इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो होटल मालिकान की मनमानी जायज़ है। दीन इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? ज़रा नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, मेरी भी और ऐसे लोगों की भी जो ये बातें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन बहुत शुक्रिया, अब हमेशा की तरह ऐसे मौज़ूआत को लेके आती हैं जिसकी उम्मत को ज़रूरत है। असल में इल्म भी बहुत हो चुका है और लोग नमाज, सदका, ज़कात इसको अमाल समझ के मुतमिन हुए बैठे हैं, जबकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का इल्म और अमल दोनों की मौत वाक़या हो जाती है जब अखलाक मर जाए। अखलाक है तो इल्म भी है और अमल भी है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिसल अब्दु इदा समिया बिगलाइन फरिहा, कि बड़ा ही बदतरीन इंसान है, बड़ा बुरा शख्स है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि जब वो देखता है कि लोगों की मजबूरी बन रही है और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो आपने फरमाया इसकी ज़िंदगी से अल्लाह बरकतों को ख़त्म फरमा देते हैं, और ये अल्लाह और उसके महबूब के कागज़ों में बड़ा ही बुरा इंसान है। उसके बाद आप कुरान पाक में जहाँ पर भी देखेंगे कि हुकूकुल इबाद की बात होती है, तो जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, जहाँ वालदैन की खिदमत का हुक्म दिया, जहाँ अजीज़ो अकरबा, यतामा, मसाकीन का हुक्म दिया, उसके साथ आपको कुरान पाक में 20 आयात हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा इला आखिरिही वब्निस सबील। तो वब्निस सबील का लफ्ज़ आपको जगह जगह नजर आएगा, जिसमें ये अहमियत बताई जा रही है कि तुम्हारा बेहतरीन माल खर्च करना जो वालदैन के ऊपर हो, यतामा मसाकीन के ऊपर हो और मुसाफिरों के ऊपर हो। तो हम हुक्म तो दिया गया था कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन माल वो है जो गरीब, यतामा, मसाकीन पे खर्च हो। और आप अंदाजा करें कि हमें नबूवत और खिलाफत का जो तारुफ मिलता है जी। वो खिदमत खल्क और नागहानी आफात जहाँ पर आ जाए वहाँ सबसे पहले पहुँचना, इमामुल अंबिया का ये दुरुस्त तारुफ फरमा रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हुकूकुल्लाह माफ किए जा सकते हैं, हुकूकुल इबाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और यहाँ तो हुकूकुल इबाद ही मजरू किए जा रहे हैं। इमरान भाई आप साथ ही मेरे मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे करंट सिचुएशन के बारे में बता दीजिए, आपके पास क्या इत्तलात है सर? तमाम सड़कें क्लियर हो गई हैं मरी में इस वक्त? बहुत शुक्रिया, और आपको इससे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मरी पे कंटिन्यूस प्रोग्राम्स किए हैं, सानिया मरी पे। मैं इस वक्त तो इस्लामाबाद से बाहर हूँ। कल हमारे 4 फौजियाँ हुई थी इसी सानिया मरी में। 4 नौजवान एक फैमिली के गए थे, तो वो वहाँ उनकी फौजियाँ हुई, और फिर उसके बाद आज पिंडी में एक जगह पे 6 फौजियाँ हुई थी। मोहम्मद शहजाद साहब हैं और उनके घर के हैं, उनकी वाइफ और 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। तो वहाँ फातिह खानी के बाद फिर मैं गया हूँ तलगंग, जहाँ पे नवीद इकबाल जो है ASI साहब, आपने उनकी वीडियो देखी होगी बच्चियों के साथ, तो वो हैं, और बड़ा एक कर्बनाक मनाजिर थे उनके जो है फैमिली के। उनके अलावा 7 और, तो 8 एक फैमिली से फौजियाँ हुई हैं। उनके बेटे रह गए हैं घर में, एहसान, यंग बच्चे हैं 13 साल के, तो उनसे मिला मैं आज। तो आज बड़ा ही अफसरदा एक दिन था। इन तमाम मरहूमीन के, शहीदों के घरों पे मुझे जाने का मौका मिला। अल्लाह उन सबको सब्र दे, अल्लाह उनको जो है सब्र जमील दे, उनके दर्जात अल्लाह मरहूमीन के बुलंद करे। जहाँ तक मरी के रास्तों का ताल्लुक है, तो मैं खुद तो मरी नहीं गया, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं तो मैक्सिमम तो सारा खुल गया हुआ है। हो सकता है कि कुछ जगहों पे अभी भी रुकावट हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो खुल गया हुआ है, क्योंकि वज़ीर आला साहब भी कल उधर ही थे, और मुतल्लिका MNA जो है बाकी साहब वो भी उन्हीं के साथ थे। तो होपफुली इंशाल्लाह रास्ते सारे क्लियर हैं।
सर मुझे ये बताइए, अली मोहम्मद खान साहब, सानिया मरी की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मरी में 2 साल से सड़कों की मरम्मत ही नहीं हुई है। बड़े बड़े गड्ढे वहां पर पड़े हुए हैं जिनमें बर्फ जम गई। मरी के एग्जिट पॉइंट पर लोगों के लिए गाड़ियां निकालने के लिए भी हाईवे की मशीनरी नहीं थी। ये किसका फेलियर है अली मोहम्मद खान साहब? एक तरफ आप लोग टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है पाकिस्तान का मरी, वहां पर ये हाल है। जी, रिपोर्ट तो मेरी नजर से अभी नहीं गुजरी क्योंकि मैं आई एम आउट ऑफ इस्लामाबाद, लेकिन मैं उसको देखूंगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिपोर्ट के मुंदरजात अली साहब ये है, इन चीजों की उन्होंने निशानदही की है, तो बिल्कुल इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि मरी जाहिर है पूरे पाकिस्तान में हमारे नदर्न एरियाज, सवात और गलियात सारा, लेकिन कोई सारे मरी जो है ये तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है। जी। और उसमें इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अली साहब बड़ी हम्बल गुफ्तगू करते हैं सर आप, जहां पर जब गाड़ियां का दाखिला हो रहा होता है उस वक्त हुकूमत क्रेडिट लेती है, उस वक्त इसे अपनी कामयाबी करार देती है, तो आप नहीं समझते कि यहाँ पर जब इस तरह का वाकया हो जाता है तो इस पे बजाय ये कहने के कि जी इसको पॉइंट आउट किया जाएगा कि कसूरवार कौन है, हुकूमत जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करती? अली साहब देखें, ये जो वाकया हुआ है आपने देखा होगा कि पहले दिन ही जब ये वाकया हुआ है उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का इंडिया दिया कि इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसी वजह से इमीडिएटली एक हाई पावर्ड कमेटी भी वज़ीर आला पंजाब में बनाई उस्मान बुज़दार साहब ने। तो अब इसमें ये है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ वो फिक्स होनी है, जहां वो फिक्स होगी वहीं से एक्शन स्टार्ट होगा। चीफ सेक्रेटरी नहीं है सर, मैं तो नहीं समझता कि इसमें किसी को स्पेयर किया जाएगा। और उसके सेक्रेटरी बना दिए हैं, वो कैसे आईजी सिंह से बात करेंगे सर? जी प्लीज सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ चीफ सेक्रेटरी इसमें नहीं है सर, ज़राअत के फूड के सेक्रेटरीज को जो है उस कमेटी में रख दिया है, एडिशनल आईजी को रख दिया, वो कैसे सवाल करेंगे सर? फूड और ज़राअत के जो सेक्रेटरीज हैं वो अपने बॉसेस से कैसे सवाल करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, उनका काम क्या है, वो कैसे इस पर सवाल करेंगे अली साहब? नहीं, इसको देखें, ये कमेटी बनी है, ये तो इसमें आई थिंक मैंने जो थोड़ा इसका कंपोजिशन देखी है, आई थिंक इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और मैंने ये TLP के मामला पे पंजाब में मैं जब वज़ीर आज़म साहब ने भेजा था तो उसमें जब नेगोशिएशन के सारे मामला थे मैंने उनको वर्किंग करके देखा है, माशाल्लाह काबिल आदमी है, और Additional Chief Secretary is one of the most senior officers of the province. ईमानदार, जानदार, जिम्मेदार आदमी है, और पीछे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म खड़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो किसी को भी इसमें जो है कोई गुंजाइश दी जाएगी और ना दी जानी चाहिए। सही। अब अली साहब, मरी साने में अगर लोगों का बड़ी तादाद में वहाँ जाना मसला है तो साथ ही हुकूमती इंतजामिया की नाअहली भी है, लेकिन इससे बढ़कर वहाँ पर होटल मालिकान की बेहिसी मसला है। हुकूमत 500 रुपए का वहाँ पर एक अंडा और 50,000 रुपए का कमरा देने वालों के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या सीजन में वहाँ का एक ही रेट फिक्स नहीं होना चाहिए अली साहब? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, और शायद इस पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोई स्टेप्स लिए भी हैं। वक्त आ गया है कि इसमें हम अब प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के तहत मरी को हम चलाएं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया जिस तरीके से मरी में बहुत एक तो एक्स्ट्रा रश पड़ जाता है, और अगर इसको हम इंशाल्लाह लेके आएंगे प्रॉपर एक सिस्टम के तहत, ताकि जो भी हमारा टूरिस्ट जाए वो बजाय इसके कि मरी पहुंचने के बाद अपने लिए होटल के कमरे देखे, मैक्सिमम अब ये कोशिश की जाएगी कि उनको सिस्टम ऐसा दें कि वो अपने इलाके, फॉर एग्जांपल कोई लाहौर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, या कोई खैबर पख्तूनख्वा से, या कोई सिंध या बलूचिस्तान कहीं से भी आ रहा है, तो वो अपनी लोकल जगह से बुकिंग करा के आए। अली साहब, ये तो बहुत सारे होटल्स हैं जो ऑनलाइन बुकिंग सर्विस हो रही होती है, लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बैठकर हर जगह की होटल में बुकिंग करवा कर जाते हैं। हुकूमत कैसे इसको मेक श्योर करेगी कि जो रेट्स हैं उसी पर ही रखा जाए, सीजन पर मुनाफाखोरी ना की जाए? देखिए, आप अगर इसको देखें तो मैं खुद चूंकि बचपन से इन जगहों पे बहुत आता रहा हूँ, और अब तो ज़ाहिर सियासत में है तो आना जाना और भी बढ़ गया है। 3-4 लोकेशन ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा जहाँ टूरिस्ट आते हैं। नंबर 1 तो मरी है, उसके बाद नतिया गली है, फिर आप देखें तो कालाम और नीलगरा और मालन जब्बा, और अब तो खैर कमराट भी, और साथ में अगर आप देखें तो नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित से आगे
ऑन द साइड जो है वहाँ। अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नीचे लाना होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट का इसमें मेन रोल है। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट, बेसिकली तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में अब इनके चेक रखना होगा। सही। अच्छा, तो सर क्या पंजाब हुकूमत मरी को जिले का दर्जा देने पर गौर कर रही है? जो हमारे जो टूरिस्ट हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक पोर्टल हो जिसमें टूर, जिस तरह पीएम पोर्टल हमने बनाया हुआ है, पूरे दुनिया से पाकिस्तानी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टूरिस्ट पोर्टल हो जहाँ टूरिस्ट की कोई शिकायत हो जाने से पहले या जाने के बाद, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उसमें अपनी कमेंट्स दे ताकि उसको पता लग सके कि कहाँ किस होटल में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अभी सानिया तो बहुत अली साहब जिला बनाने पर गौर कर रही है पंजाब हुकूमत मरी को? जी, जिला बनाने पर गौर कर रही है, जिले का दर्जा देने पर गौर कर रही है मरी को? कल इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स तो आई हैं कि शायद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब इस पे स्टेप्स ले। मैं समझता हूँ ये अगर हो जाए तो बहुत मेजर एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि बहरहाल एक सिर्फ मरी नहीं है बल्कि इसके साथ जो गिरद नवाह के बहुत से इलाके हैं। बल्कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि हमें मरी के साथ साथ न्यू मरी का कॉन्सेप्ट था या नए नए हिल स्टेशन भी हमें जरूर बनाने चाहिए और वहाँ उसको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि लोग सिर्फ मरी ना जाए। लेकिन सर इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरत है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए, क्योंकि हम जब टूरिज्म के फरोख्त की बात करते हैं तो फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, अब जिस पर काम किया जाए, इस पर बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद खान साहब प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रगुजार हूँ जावेद लतीफ़ साहब आपकी। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, राबी पीरज़ादा साहिबा बैठी हुई हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार करेंगे, बस उनसे बात करके सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। राबी, ये बताइएगा, आपने अपने मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से शिकायत की थी कि मरी में लूटमार हो रही है, शहरियों से इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, चार्ज किए जा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर मौजूद थी या आपको किसी ने बताया है अपना तजर्बा? राबी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा घर है वहाँ पर और बूरबन में मेरे अब्बू का घर है और वी कीप ऑन गोइंग देयर। जब मैं ये सारा सानहा हुआ उससे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड की जिसके अंदर पुलिस जो है वो सयाहों को बता रही थी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा बिहेव करें, आपके साथ बच्चे हैं, आप वापस चले जाएं, एंड नोबडी वाज लिसनिंग टू देम। आई रिकॉर्डेड दैट कि पुलिस वाले बेचारे बर्फ़ में उतर रहे हैं और वो लोग जो हैं वो खेले जा रहे हैं एंड नोबडी वाज पेइंग अटेंशन। जहाँ तक तो पुलिस का ताल्लुक है, मोटरवे, हाईवे और ये जो मरी की पुलिस है, उन्होंने वाकई बहुत काम किया। आई हैव सीन देम, और वो बहुत रिस्पेक्टफुली करते थे। और आगे से लोग कोई कह रहा है मैं कराची से आया हूँ जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, तुसी की जानते हो, असी एन जी वापस चले जान, हमने नहीं अपने बच्चों को दिखाना। लोगों का एटीट्यूड बहुत गलत था। आप पूरी दुनिया में देखें, अनलेस और अनटिल आप अपनी फोर्सेस की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और रही बात इस सानहा की, आप मुझे खुद बताएं कि मरी के अंदर कितने सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, कितनी इंतजामिया है। नहीं, आपने जो अपना तजर्बा शेयर किया, मैं ये पूछ रही हूँ राबी, जो आपने अपना तजर्बा शेयर किया कि लूट मार हो रही है वहाँ पर, 500 रुपए का अंडा फरोख्त किया जा रहा है, 50-70 हज़ार रुपए के कमरे दिए जा रहे हैं, वो क्या आपके साथ हुआ? क्योंकि आप तो बता रही हैं आपका घर है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली फिर आपको तो जरूरत नहीं होगी। ये क्या किसी ने आपको बताया है कि ये सारी चीजें हो रही थी उधर? जी, ऑब्वियसली मेरे साथ तो ये नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आई हैव सो मेनी पीपल जो कि वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। मेरे वहाँ पर जो मेरे मुलाजिम हैं उस घर के, दे वर टेलिंग अस कि लोग अब ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर वापस आ गई तो ही टोल्ड मी कि लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और बुरा हाल हुआ है वहाँ पर। और वैसे भी जब जिन दिनों पे मैं वहाँ पर थी उन दिनों भी बहुत रश था। हम देख रहे थे कि कोई होटल वाला बंदा अपने होटल की इसके अंदर पार्किंग नहीं करने देता। मरी के लोगों का जो एटीट्यूड है वो यही होता है कि दे आर लाइक कि हमें ये टाइम मिला है, इस टाइम पर लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने मरी में आना है, तो जिस हद तक हो सके हम उनसे फ़ायदा हासिल कर लें। उनको ऐसा जो मैं देखिए, मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ, मैं सोशल वर्क राबी पीरज़ादा फाउंडेशन जो है मेरी यहाँ पे भी काम करती है, बूरबन में भी, मरी में भी काम करती है। जो उन लोगों का माइंड सेट है वो ये हुआ हुआ है कि जी सीज़न ये होता है कि हम अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो इस सीज़न में जो प्रिविलेज लोग आते हैं वी हैव टू टेक थिंग्स फ्रॉम देम। और जिस जगह का किराया 6-8 हज़ार रुपए था, वो वाकई किराया जो है वो 30,000-50,000 तक चला गया। खाना महंगा हो गया। अच्छा जी, मुझे राबी ये लास्ट में मुझे ये बता दीजिए, जावेद साहब वेट कर रहे हैं, आपका घर है ना वहाँ पर, तो पिछले 2-3 सालों में मरी का सिस्टम बेहतर हुआ है या मजीद खराब हुआ है? शॉर्टली बता दीजिएगा।
देखिए जी, मरी का सिस्टम शुरू से बहुत बेहतर था। आपको याद होगा कि मैंने पटराटा के ऊपर एक दफ़ा एक वीडियो की थी जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी कि उनके वॉशरूम्स ठीक नहीं है। आप यकीन करें कि 2 महीने के अंदर दे मेड 4 न्यू वॉशरूम्स और पुराने वॉशरूम्स को रेनोवेट करके दे गॉट बैक टू मी कि रावी पीरज़ादा नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ बीइंग रेनोवेटेड। तो डेफिनेटली उनकी जो इंतज़ामिया है, उनका जो रवैया है बहुत मस्बत है। लेकिन अगेन जो बहुत ज़रूरी बात है किरण समझने वाली, वो ये है कि जहाँ पर आप कहते हैं कि ये स्लिपरी जगह है, ये स्लोप है, ये स्टीप है, वहाँ पर आपको लोगों को ये नो हाउ देना है कि आप बर्फ़ के अंदर सर्दियों में गाड़ियों में नहीं रुक सकते। पूरे मरी में कोई भी साइन बोर्ड ऐसा नहीं है। आप देखें, आपको भी शायद ये नहीं पता होगा, बहुत सारे जनरली लोगों को नहीं पता होगा कि आप जब बर्फ के ऊपर जाते हैं तो आप बर्फ के अंदर, गाड़ी के अंदर, देयर इज नो वे यू कैन स्टे। या आप गैस से मर जाएंगे, आप सर्दी से मर जाएंगे। तो ये जो नो हाउ है हमारी आवाम को बताने की बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राबी पीरज़ादा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जावेद साहब, मरी वाले इशू पर मैं चाह रही हूँ बात कर लें हम। अभी आप सुन रहे होंगे अली मोहम्मद खान साहब अभी आकर बता कर गए हैं। इससे पहले भी जो हुकूमती वज़रा जिस तरह की बयानबाजियाँ करते रहे हैं, वो जो लवाहिकीन हैं उनको इमदाद तो दी जा रही है, लेकिन सर अभी तक ये तय नहीं पाया है कि ये आखिर किसकी नाअहली, किसकी कोताही और किसकी गलती की वजह से 22 जाने जा चुकी हैं। जावेद साहब। किरण नाज, मैं जो अभी वज़ीर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी बना रहे हैं कि लोगों को एजुकेट वहाँ किया जाए, होटल्स को कंट्रोल किया जाए, उनके किरायों को या वहाँ के जो फूड आइटम हैं उनके हवाले से। मुझे कोई ये बताए कि 4 साल बाद ये इनको याद आया है कि कोई पॉलिसी देना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताएं किरण नाज कि ये कोई हादसा था या मिस मैनेजमेंट थी, ये भी तयन करना होगा आपको। आप ये बताएं कि आज एक वज़ीर साहब कहते हैं कि 1,62,000 गाड़ियाँ जो हैं 24 घंटों के अंदर मरी में दाखिल हुई। तो भाई आपको ये तो इल्म है कि तादाद कितनी मरी में गाड़ियों की दाखिल हुई, तो आपको ये पता नहीं था कि महकमा मौसमियात वाले आपको क्या कह रहे हैं, फिर कैपेसिटी आपकी कितनी है, फिर आपको ये इल्म नहीं था कि वहाँ हमने इंतज़ामात क्या करने हैं, अगर वेदर मज़ीद ख़राब होता है तो फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। आज अभी जो एक बच्ची को आप सुना रहे थे, राबी पीरज़ादा को, तो वो जो कह रही थी कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए या लोगों को इल्म होना चाहिए, तो एजुकेट करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। ये किस मर्ज़ की दवा होती हैं हुकूमतें या अदारे जो होते हैं। फिर मुझे ये कहना है कि आप देखें कि बदकिस्मती है हमारी कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए पुकारते रहे वहाँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। और जिस तरह लोगों ने अपने प्यारों के सामने जानें दी, वो शायद कई सालों तक लोग भुला ना सके, उनकी फैमिलियाँ जो हैं। और आज आप कह रहे हैं कि जनाब देखें हमने 24 घंटों के अंदर रास्ते जो हैं वो साफ़ कर दिए, ट्रैफिक खोल दी, इतनी गाड़ियाँ वापस चली गई। तो भाई जब ये सारा हो रहा था 1,62,000 गाड़ियाँ गई थीं और वेदर का भी आपको इल्म था महकमा मौसमियात के ज़रिए, तो फिर आपने ये इंतज़ामात उस वक्त क्यों ना किए? फिर मुजरमाना गफलत किसने की? और फिर आप ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं। इन कमेटियों का असर वही होगा जो रिंग रोड का हुआ या चीनी माफिया का हुआ। आप लोग जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं जावेद साहब? ऑपोजिशन क्यों मुतालबा कर रही है जुडिशल कमीशन का? इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि देखें, इससे पहले जितनी इन्होंने कमेटियां बनाई हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है कि किस तरह मजाक उड़ाया गया और आज तक उस पर अमल क्या हुआ। और ये इमरान साहब जो हैं, जो माफियाज को ख़त्म करने आए थे, ये माफियाज पैदा कर रहे हैं। हर चीज़ में आप देख लें कि कौन है जो, कुछ गवर्नेंस नाम की कुछ चीज़ रह गई है, कोई इंतज़ामिया नाम की कुछ चीज़ रह गई है। तो जो अभी बात कर रहे थे कि अंडा इतने का मिल रहा था और डबल रोटी इतने की मिल रही थी, या होटल्स के किराए जो हैं वो कितने बढ़ गए, ये किसने कंट्रोल करना था? ये भी लोगों का कसूर है जो कराची से आया या मुल्तान से आया। सर आप अपनी हुकूमत पे वैसे ये मेक श्योर करते थे? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये मेक श्योर होता था सर कि इस तरह के वाकयात ना हो? यकीनन किरण, ना सिर्फ करते थे बल्कि ऐसे मौसम में जब सयाह दूर दराज से
दुनिया के दूसरे ममालिक से भी आते थे। वैसे तो जावेद साहब, माजरत के साथ सर, ये पिछले कई सालों से ये सोशल मीडिया के ऊपर बॉयकॉट मरी के नाम से हैशटैग ट्रेंड चल रहा होता है। लोग वहाँ की शिकायत दर्ज करवा रहे होते हैं, मुनाफाखोरी की, गुंडागर्दी की, लेकिन सर मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी हुकूमत ने, मौजूदा या साबिका हुकूमत ने इस बात पर एक्शन लिया हो सर, नोटिस लिया हो। नहीं किरण, मैं एक बड़ी माजरत से ये गुजारिश करूँगा जी सर कि मरी छोड़ दें। आप पूरे पाकिस्तान में देखें कि एक चीज़ का रेट सुबह, दोपहर, शाम को क्या है। 3 वक्तों में 3 रेट आपको एक दुकान से मिलेंगे। कुछ चेक है। मैं गिला तो तब करूं अगर पूरे पाकिस्तान में कुछ ठीक हो, तो मरी का आप गिला कर लें। सर मैं आपकी बात दुरुस्त मानती हूँ, और इससे पहले कभी मैं आपकी बात दुरुस्त मानती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो स्पेसिफिकली अगर मैं मरी की बात करूँ, वहाँ की मुनाफाखोरी की बात करूँ, आपकी गवर्नमेंट में इस पर चेक रखा गया था सर? जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की तरह मरी में भी चेक रखा गया था। और ऐसे मौसम में जब सियाह मरी का रुख करते हैं, कोई 15-20 दिन पहले मीटिंग इंतज़ामिया के साथ मकामी लोगों को इन्वॉल्व करके, अरकान असम्बली को इन्वॉल्व करके वहाँ मीटिंग हुआ करती थी कि अगर खुदा न खास्ता मौसम मज़ीद ख़राब होता है तो फिर क्या मेजर्स लिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को जो है रोड मैप बनाने के लिए कहा जाता था। ये सारे इंतजाम किए जाते थे। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि कोई शिकायत नहीं आती थी, शिकायत होती होगी उस वक्त भी, मगर क्या इस तरह होता था जो सानिया ये अभी आपने 2 दिन पहले देखा है? कभी इस तरह। और अगर आपका वजीर ये बात कह रहा हो कि जनाब देखें कितनी खुशहाली है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मरी पहुंच गए हैं। जावेद साहब, उस दिन तो आप रिकॉर्ड हैवी स्नोफॉल हुई है और सर, अगले दिन आप और इसमें वहां के जो माफियाज बैठे हुए हैं ना, उनका चेहरा सर सामने आया है। तो मैं इसी पर ही आपसे पूछ रही थी कि क्या आपके दौर में इस तरह की चीजों पर कोई चेक रखा गया था? बहरहाल सर, मैं आगे आ रही हूँ, अगले सेगमेंट पे आ रही हूँ सर। मिनी बजट के हवाले से जिस वक्त पेश हुआ था उस वक्त सर ऑपोजिशन लीडर गायब थे, बिलावल साहब भी नहीं थे। अब सर वोटिंग के वक्त की हिकमत अमली क्या होगी सर? रिवायती एहतजाज होगा या किसी किस्म की कोई मौसर स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हैं सर? देखें, बात सीधी सी है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत जिसके पास होती है उसकी हुकूमत होती है। अपोजिशन के पास नंबर कम होते हैं, यकीनन फिर वो अपोजिशन में लोग बैठते हैं। हमारे पास नंबर कम हैं, मगर मुझे कोई किरण नाज ये बताए कि कोई मुंतखब होने वाला शख्स जो है, जो असेंबली में वोटों से मुंतखब होकर जाता है, वो अपने इलाके में जाकर किस मुंह से कहेगा कि मैंने आपकी दाल महंगी कर दी, मैंने आपकी रोटी महंगी कर दी, मैंने पेट्रोल महंगा कर दिया, मैंने नए टैक्स आप पे लगा दिए और आप खुश हो जाएं। ये कभी होता नहीं। अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए वहाँ असेंबली मौजूद होते हैं। तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आमर लियाकत साहब जो एक PTI के मेंबर हैं, उनकी बात को सुन लिया जाए, मेरी ज़बानी ना कहा जाए। मगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि बड़े एहतमाम से हमें लाया गया, अगर तो बड़े एहतमाम से अरकान असेंबली को, इत्तेहादियों को वहाँ इकट्ठा किया गया, भी कर दी थी सर उन्होंने, वैसे बजट पास होएगा। बाद में वजाहत भी कर दी थी किस एहतमाम से उनको लाया गया था सर। मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताएं ना। फिर बेवक्त की रागनी जो होती है, बेवक्त का जो पत्थर होता है, लाठी होती है, वो अपने मुंह पे लगती है। तो एक जो उन्होंने हकीकत थी वो कह दी, उसके बाद जो मर्जी कहते रहे वजाहत में। अच्छा सर, अब आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताएं ना, आप लोगों की क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? शौकत तरीन साहब का इल्जाम है कि आपके दौर में नोट छाप छाप कर बहुत ज्यादा कर्जे लिए गए, जबकि हमारी हुकूमत ने सर 2.5 साल में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। तो IMF की शर्त से मौजूदा हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये पॉलिसी बेहतर है। इस पर कमेंट कीजिएगा सर। किरण, मैं जो बात कहने लगा हूँ ना, आप मुझे ये बता दें कि बकौल शौकत तरीन साहब के कि नोट छाप छाप के हमने बुरा हाल कर दिया स्टेट बैंक का, कमर्शियल बैंकों का, अपनी जो करेंसी थी उसको बेतौकीर कर दिया। तो मुझे कोई बताए कि क्या डॉलर कंट्रोल नहीं था, क्या महंगाई कंट्रोल नहीं थी, क्या पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, और क्या पाकिस्तान के उस वक्त कर्जे जो थे वो कितने थे। और आज कर्जे भी बढ़ गए, करप्शन भी बढ़ गई, आपकी करेंसी भी डीवैल्यू हो गई,
और डॉलर की ऊंची उड़ान हो गई, फिर भी आप, और महंगाई भी बढ़ गई, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और अगर बहुत अच्छे हैं तो किसी चौक चौराहे में जाके यही बात करें शौकत तरीन साहब, और सही सलामत वापस आ जाए तो मुझे आप पकड़ लें। सर क्या बात करते हैं, 4 सालों में आपने लोगों का हशर कर दिया है, और उसके बाद आप उनकी जो मजलूमियत है, जो उनके दुखों का मदावा करने की बजाय आप उनको मुंह चढ़ा रहे हैं। तो सर फिर जब आप अगर हुकूमत में आ गए तो फिर आप लोग कहेंगे कि हमें इसी तरह से मिला था, यही सारा रोना फिर आप लोगों की तरफ से भी हो रहा होगा सर, कि हमें तो मिला इसी तरह से निजाम जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जावेद साहब देखें किरण, एक हद तक आप ये बात कह सकते हैं, पहले 10 दिन 90 दिन ये आप बात कह सकते हैं, मगर उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे तो लोगों को जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि 5 साल की टर्म मिलती है किसी भी हुकूमत को, 4 साल उसमें से आप गुजार दें और 4 साल में आप एक ही बात करते जाएं, पिछले दौर में हमें ये मिला था, पिछली हुकूमतों ने हमें ये मकरूज किया था। भाई आप अपना तो बताएं ना, क्या आपने 4 सालों में क्या किया है? सर ऑपोजिशन लीडर ही गायब हो जाते हैं ऐसे मौकों पर, ऐसे वक्तों पर, तो फिर हुकूमत अपने अपने तय ये पास करवा लेती है चीजें और फिर उसके बाद आगे से स्ट्रैटेजी भी नहीं होती। सर जावेद लतीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हैं। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। पीआईए ने अपने कंधों से बोझ उतार दिया। हमारे टैक्स के पैसों से मौज उड़ाने वाले दर्जनों घोस्ट और जाली डिग्रियों वाले मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। उनमें 1000 घोस्ट मुलाजमीन हैं, 837 जाली डिग्री वाले हैं और करप्शन और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1100 मुलाजमीन निकाले गए हैं। कहा जा रहा है कि इससे पीआईए को सालाना 8 अरब रुपए की बचत होगी। इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हफीज़ साहब तर्जुमान पीआईए हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। हफीज़ साहब, गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में सर कितने रुपए खर्च होते रहे हैं? क्या ये मुलाजमीन कभी ऑफिस आए ही नहीं थे और कब से इनको बगैर काम किए तनख्वाहें दी जा रही थी सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिससे आपको पता है कि पीआईए का एक बड़ा क्रॉनिक मसला जो था वो सियासी भर्तियों का था कि वो लोग जो कि लोगों ने अपने वोट बैंक लेने के लिए उन्होंने रखवाए हुए थे। ज्यादातर एम्प्लॉइज जिनकी आप बात करिए वो ऐसे ही थे, या तो वो खुद थे या वो यूनियन के पेरोल के ऊपर थे, कि उनके जो सरपरस्त लोग जो कि यूनियन के अंदर थे या अफसरान की टीम के अंदर थे या जो उनके सियासी आका थे, वो इस बात को इंश्योर करते थे कि या तो ये एम्प्लॉइज उनके पास काम करें, अगर उनके पास नहीं है तो वो घर बैठे और कोई यहाँ पे उनका सरपरस्त उनकी तनख्वाह उनके घर तक पहुंचाता जाएगा। और इन लोगों को ट्रैक करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, बिकॉज इनके तमाम कवायद भी टेक्निकली पूरे होते थे, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां भी लगी होती थी, ये रिसीव भी आगे करते थे अपनी सैलरी। अच्छा। ऐसा ऐसा जब आप एम्प्लॉइज के अंदर घुसे और फिर आपने जाके एक एक एम्प्लॉय को ट्रैक करना शुरू किया, जब आपने टेक्नोलॉजी लेके आए, आपने बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस लगानी शुरू की, तब ये जाके एम्प्लॉइज एक्सपोज हुए और फिर एक एक एम्प्लॉय ट्रैक होते। और बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे भी थे जो कि जिन्होंने 10 साल 12 साल से काम नहीं किया था, लेकिन जब बायोमेट्रिक आई तो वो फौरन से पहले हाजिर हो गए और फिर उनके साथ और उनको पता लगा कि जी ये तो हमने पहले शख्स कभी नहीं देखा और ये 12 साल से हमारा काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकयात हैं पीआईए में इस सिलसिले के अंदर। और लकीली अब सारे के सारे गोस्ट एम्प्लॉइज जो है वो ट्रैक हो गए और ट्रैक होने के बाद। अच्छा, ये जो गलतियां हुई हैं गोश्त मुलाजमीन की ज्यादातर, ये किस दौर में हुई हैं? देखिए, ज्यादातर भर्तियां जो हैं ये पिछले कोई 12-13 साल के अंदर हुई, 2007 से ऑनवर्ड। पीआईए के अंदर नॉर्मली ट्रैक ये होता है कि पहले लोगों को डेली वेजेस के ऊपर रखा जाता है, उसको जो बेसिकली सब कॉन एम्प्लॉइज होते हैं लेकिन उनको पीआईए की इस्तिलाह में डेली वेजेस कहा जाता है। और उसके बाद इनको प्रोग्रेसिवली पहले कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद परमानेंट मुलाजमत दी जाती है। और ये पिछले कोई 12-13 साल से यही ट्रैक था जिस हिसाब से ये चीज चलता जाता है। तो ज्यादातर एम्प्लॉइज पहले डेली वेजेस के ऊपर आए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हुए और उसके बाद वो जब मुस्तकिल मुलाजमतें भी इन लोगों को मिली। तो ये पूरा वाकया जो था ये 2007-8 से शुरू हुआ और 2016-17 तक वो जारी रहा। अच्छा, 12-13 साल खूब एंजॉय करते रहे और अब जाके पता चला है। तो ये कितने रुपए माशाल्लाह हड़प हो चुके हैं कि ये जो जाली डिग्री रखने वाले मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में जाते रहे।
देखिए, जाली डिग्री एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैटेगरी है कि 837 एम्प्लॉइज ऐसे थे जो कि जाली डिग्रियों के ऊपर जिन्होंने मुलाजमत इख्तियार की हुई थी, और वो जिस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जब तमाम सरकारी इदारों ने जाली डिग्री वाले मुलाजमीन की जांच पड़ताल शुरू की तो उसके अंदर 837 हमने ट्रैक हुए। मजमूई तौर के पर आप ये देख लें कि अगर पीआईए को सालाना 8 अरब रुपए की बचत हो रही है और इसको अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो शायद आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी तनख्वाहों की मद के अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट की गई। सही, तो वो कुछ बता सकेंगे, एक आइडिया लगा सकेंगे कितनी रकम कम से कम जो है वो खर्च हुई है? और ये गोश्त मुलाजमीन के बारे में बताइएगा अब्दुल्ला, ये कब से काम कर रहे थे और ये वाली भर्तियां किस दौर में ज्यादा हुई हैं और किस सूबे में ज्यादा हुई हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अरबों के अंदर ऑब्वियसली इनकी कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको 10 या 12 साल के ऊपर बुक करें, प्लॉट करें, तो ये आपको कई अरब इनकी पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बोला कि ज्यादातर भर्तियां ऑब्वियसली हमारे हेडक्वार्टर कराची में हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी जगहों के ऊपर नहीं हुई, बाकी तमाम स्टेशन के ऊपर भी ऐसे गोश्त एम्प्लॉइज काम करते थे। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ज्यादातर भर्तियां 2008, 9, 10 से लेके आगे 14-15 तक जारी रही के एम्प्लॉइज रखे जाते थे और उनके कवायद पूरे होते थे, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं करते थे। उनकी सैलरी या तो कोई दूसरा वसूल करता था या वो घर बैठ के अपनी सैलरियां वसूल करते थे। हाँ। अच्छा, अब जो आप लोगों ने हजारों लोग निकाल दिए, तो क्या कौमी एयरलाइन में जो अफरादी क़ुव्वत की शरह है ये बैनुल अक़वामी तनासुब के बराबर होगी अब्दुल्ला? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमेशा से जब पीआईए के मुतालिक बात होती थी तो आपने भी कई अरसे से आप पीआईए को कवर करती आई होंगी। आपने हमेशा ये सुना था कि पीआईए के अंदर सियासी भर्तियां और इजाफी मुलाजमतें बांटी गई, जिसकी वजह से जो पीआईए का हेड काउंट था वो बहुत अक्सर आप इस तरह हैं कि बाकी दुनिया की एयरलाइनें ऑन एन एवरेज 220 से 250 मुलाजमीन की तैयारी के हिसाब से काम करती हैं। हमारी एवरेज 550 इवन चंद महीनों में तो 600 से भी ज्यादा इंक्रीज कर दी। अब लकीली चूंकि टोटल मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद 8156 हो गई और तैयारे भी अब 20 हैं, जो कि अगले 3-4 महीने में 34 से 35 हो जाएंगे। तो ये एवरेज कम दम होके तो 20 तकाजी की एक बहुत ज्यादा आइडियल रेशो है उसके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और ये जो स्टिग्मा था पीआईए के ऊपर हमेशा से कि जब इसमें मुलाजिमतों की बता है वो फिर फाइनली आखिरकार खत्म हो जाएगी। सही, लेकिन ये जो 12-13 साल अवाम के टैक्स के पैसों से ये गोश्त मुलाजमीन की जेबें भरी जाती रही हैं, जाली डिग्री वाली मुलाजमीन है वो अवाम के टैक्स के पैसों से सैलरीज बटोरते रहे हैं, ये बड़ा नुकसान है जो अवाम को बहरहाल हो चुका है 12-13 सालों में। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ में ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।